नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2021 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जहां तक उम्मीद है फरवरी के एंड तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आ सकता है। इसका एग्जाम 13 जून को है। इसी में एसीएफ वाली परीक्षा भी होती है। तो प्री तो सेम होता है, लेकिन मेंस का उसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है। और बाकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरह से रहती है, इस बार जो 2018 एसीएफ आरएफओ का रिजल्ट आया है, इसमें ये सिलेक्ट हुए हैं हमारे छात्र, वो आपको पूरी रणनीति बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, एक एक ए टू जेड। अगर एसीएफ आरएफओ का आपका जो है सपना है, बनना है यूपीपीसीएस के थ्रू, तो ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। कोई फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज जरूर दीजिएगा। यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की यूपीपीसीएस के लिए, तो ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फायदामंद होगा। सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, पिक्स का रिवीजन, प्लस जो हम लोग पिक्स का एक मैराथन चलाते हैं, पूरा पिक्स की रिवॉल्यूशन टाइप चलाते हैं, सारे वीडियो के अपडेट सब आपको यहीं मिलेंगे। Hi everyone, my name is Aditya Singh and I have secured 49th rank in UPPSC ACF 2018 examination. Today I would like to share my strategy how to clear this examination in a single shot. ये मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपीपीएससी का। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। मैंने यूपीएससी 2017 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस क्लियर किया था। इंटरव्यू में मैं कट ऑफ से एक नंबर मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक नंबर जो है हमारे इस पूरे फेज को वापस से वहीं ले आता है जहां से हम शुरुआत किए थे। तो हमको कोई कसर नहीं छोड़नी है किसी भी फेज में अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट करने में। तो ये फेज जैसे यूपीएससी है, सिमिलरली यूपीपीएससी, बोथ एग्जामिनेशंस के जो फेज हैं वो 3 फेज में डिवाइड किए गए हुए हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री के लिए जो स्ट्रैटेजी है और मेंस के लिए जो स्ट्रैटेजी है, दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कि ऑप्शनल जो आप चूज कर रहे हैं, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी सिलेक्शन में। तो ऑप्शनल के लिए आपको थोड़ा डेडिकेटेडली अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। बट अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें, इस फेज के जैसे यूपीपीएससी एसीएफ का एग्जामिनेशन जो है वो और आपका अपर सबऑर्डिनेट का एग्जामिनेशन जो हो रहा है, उन दोनों का प्री का जो फेज है वो कॉमन है। बट आपको प्री में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो मतलब आपका जो बेसिक सिलेबस है उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना बहुत जरूरी है। अब मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली थी, सेल्फ प्रिपरेशन थी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ज्ञान प्रकाश सर ने खोला है, उसने बहुत बहुत मदद की मेरी। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा। मेरी जरूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए भी जस्ट आपको गाइडेंस दे सकती है, बट अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद तरीके से देख के आप प्रिपेयर कीजिए। प्री में जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और किस सब्जेक्ट्स को किस तरीके से करना है। जैसे पॉलिटी की अगर हम ले लेते हैं, पॉलिटी को मैंने किया, मैंने एक ही बुक फॉलो की, लक्ष्मीकांत। प्लस जब लक्ष्मीकांत हो गया तो उसके जो क्वेश्चन बैंक जो हैं वो हम कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए। प्लस रिवीजन के टाइम पे मैंने जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पापा वीडियो जो बनाया जाता है, जो ज्ञान प्रकाश सर और उनकी टीम ने बनाया है, पापा वीडियो को आप रिवीजन के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करने में आपको बहुत सहूलियत होगी। फिर उसके बाद एक बार आप फिर से लक्ष्मीकांत को करिए, फिर एससीएस पापा वीडियो का रिवीजन को कीजिए। मेरे हिसाब से पॉलिटी उतना ही सफिशिएंट है। व्हेन कम्स टू हिस्ट्री एज वेल, हिस्ट्री में भी यार आप देखेंगे राजीव अहीर की जो बुक होती है स्पेक्ट्रम की, उसको कम्प्रीहेंसिव वे में करिए। फिर उसके बाद एससीएस का पापा वीडियो जो है उसको फॉलो कर लीजिए। तो आपने जो पढ़ा है और जब आप उस पापा वीडियो के थ्रू आप जब वो सुनेंगे तो वो आपको बहुत ही एक एज दे देगा। जब हम खुद पढ़ते हैं, फिर हम जब रिवीजन के लिए कोई चीज हम देख रहे हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरों से कहीं ना कहीं ऊपर आ जाते हैं। सिमिलरली हम जब इकोनॉमिक्स के लिए देखते हैं तो मैंने बजट को पूरा फॉलो किया था, और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी मैंने टाइम कम की वजह से थोड़ी सी मुझे सिर्फ मैं समरी के गो थ्रू ही गया था इकोनॉमिक सर्वे को, पर इन दोनों को करना बहुत ही जरूरी है। और मैं इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा बेसिक के लिए, और हिंदू में जो हिंदू और बिजनेस लाइन को जो न्यूज आती है एनवायरमेंट जो अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बस उसको करते हुए चले गए। एनवायरमेंट में मैंने शंकर आईएएस की बुक को फॉलो किया पूरा थॉरोली, जो आपको हेल्प करेगी इवन मेंस फॉरेस्ट में भी। तो जब एनवायरमेंट में आप शंकर आईएएस की बुक्स फॉलो कीजिए, और जो एससीएस जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो आपको एनवायरमेंट के रिलेटेड जो अपनी नोट्स पब्लिश करता है उसको जरूर पढ़ते चले जाइए। जैसे कि अभी रिसेंटली रामसर साइट्स कौन कौन सी इंक्लूड हुई, क्या क्या हैं, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे ज्यादा कितनी साइट्स हैं रामसर साइट्स। तो इन चीजों को बहुत ही डेप्थ में करते हुए आपको चलने की जरूरत है, क्योंकि जो पैटर्न है वो इवॉल्व हो रहा है दिन पर दिन। बट पैटर्न को बेसिक के साथ आपको करंट को मिक्स करते हुए चलना है।
सिमिलरली अगर हम आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो मैंने जो करंट अफेयर्स की जो बुकलेट होती है वो फॉलो करी। आप कोई भी बेसिक मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट्स की फॉलो कर सकते हैं। और जो SCS के जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे मैंने जो भी पब्लिश किए जाते हैं उनको रिवीजन के लिए, कभी शाम को घूम रहे हैं तो वो देख लिए हैं, SCS का टेलीग्राम चैनल खोल लिया, उसको तरीके से उसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। बिकॉज ये सारी जो फैक्चुअल चीज़ जो प्री है वो फैक्चुअल पे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। बट फैक्ट्स के साथ अगर आप देखेंगे, जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप वो फैक्ट्स को भी अच्छी तरीके से ना मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना भी जरूरत है और फैक्चुअल को भी उसको साथ में लेते हुए चलना है। सिमिलरली जब हम अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका करंट अफेयर्स बहुत ही ट्रिकी माना जाता है करंट अफेयर्स। बट अगर हम देखें करंट अफेयर्स को डील करने का एक तरीका है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे UPSC की हो चाहे UPPSC की हो, डेली न्यूज़पेपर कंपलसरी है। ये नहीं कि हम उसकी सिर्फ समरी पे चले जाएं, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो SCS हो चाहे विजन IAS हो, इनके आप मंथली कंपाइलेशन को फॉलो कीजिए और मंथली कंपाइलेशन को कंप्लीट कर लीजिए उसी मंथ के एंड में। और जब मंथ का कंपाइलेशन आ जाता है तो नेक्स्ट वीक में उसको कंप्लीट कर लीजिए। और अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स की रिवीजन बहुत जरूरी है, बिकॉज करंट अफेयर्स एनॉर्मस है। आपको कम से कम 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे? आपको डील करने के एक ही तरीके हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मीन्स रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बिकॉज रिवीजन ही इज द की है आपके सिलेक्शन में। द थिंग इज, अब हम देखते हैं CSET को। CSET के लिए कुछ नहीं है, SCS के जो प्लेटफॉर्म है मैंने उसी को फॉलो किया और TMH की बुक को फॉलो किया। देन कम्स द मेंस पार्ट। अब जब आप नियरली मेंस के पास आ जाते हैं तो मेंस के लिए UPPSC ACF का सिलेबस जो है थोड़ा सा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से बस एक ही चीज में अलग है कि वहां पे जो जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। तो वो आपको जो आपने प्री की तैयारी की थी वही आपकी तैयारी आपको काम आएगी इन जनरल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव के पेपर में। प्लस यहाँ पे जनरल इंग्लिश, UPSC में जनरल इंग्लिश के अलावा यहाँ पे जनरल हिंदी है। हिंदी के लिए मैंने सिर्फ SCS के प्लेटफॉर्म को फॉलो किया, SCS के वीडियोस देखे। हिंदी की मैंने पूरी तैयारी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म से था तो मेरे लिए हिंदी थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा है। मैंने जो ऑप्शनल चूज किए ACF के लिए वो मैंने चूज किए एनवायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री, क्योंकि फॉरेस्ट्री मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2017 के टाइम पे। तो मैंने वही चीज यहाँ पे भी फॉरेस्ट्री भी ली, फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस। तो दोनों एनवायरमेंटल साइंस की ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन होती है कि जब आप शंकर IAS प्री के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो मैं शंकर IAS का कंपाइलेशन और जो SCS के मटेरियल थे उनको फॉलो करते हुए हम उस तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। बट यहाँ पे द ओनली एडिशन मैंने जो किया मेंस की प्रिपरेशन में एनवायरमेंटल साइंस में, NIOS के जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आप बाहर से खरीद भी सकते हैं। NIOS के मटेरियल आते हैं, तो NIOS के मटेरियल जो एनवायरमेंटल साइंस के हैं वो अच्छी तरीके से कर लीजिए। प्लस जो NCERTs में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हैं, उनको आपको रेप्लिकेट करना है अपने आंसर में। एनवायरमेंटल साइंस मैक्सिमम लोग चूज करते हैं बिकॉज उसका सिलेबस बहुत कंसाइज है। बट एनवायरमेंटल साइंस में आपको क्वालिटी राइटिंग लिखनी है। जब आंसर राइटिंग करनी है एनवायरमेंटल साइंस, उसमें आपको क्वालिटी आंसर्स लिखने हैं। तो क्वालिटी आंसर्स कैसे आएंगे? इट्स नॉट कि आपके पास कितना कंटेंट है, इट्स कि हाउ आप उस कंटेंट को रेप्लिकेट कर रहे हो अपने आंसर्स में। तो वो कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे टाइम पे जब 2018 के जो क्वेश्चन पेपर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सिंपल सवाल, मतलब सबके लिए वो कॉमन है, बट आप उसमें कैसे अच्छा लिख सकते हैं। जैसे वाटर साइकिल्स आ गए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हमसे पूछा गया। तो कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आपको लिखना भी है और उसको ड्रॉ भी करना है। आप बेसिक कलर पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, अवॉइड द रेड पेंसिल, बट बाकी आप कलर पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज द थिंग इज, जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें आपको क्वालिटी प्लस क्लैरिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो आपके आंसर दूसरे से कैसे थोड़े से आगे हो, बिकॉज मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग वीडियो में जब अभी मैं बता रहा था कि एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको अपनी पूरे, या तो आप पॉइंटर वाइज लिख सकते हैं या पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट द थिंग इज कि आपका आंसर क्वालिटी, आपके आंसर में क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैंने तो NIOS के मटेरियल को फॉलो किया था मेंस के लिए कि वो किस तरीके से लिखा जाता है उसमें। और NCERTs के जो जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन हो गया, तो UNEP ने क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। बिकॉज डेफिनेशन एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगानी है। वहां पे जो ऑलरेडी जैसे डिफाइन किया गया है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन को NCERT ने डिफाइन किया गया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि UNEP सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरीके से डिफाइन करता है। तो वही चीज आपको वहां पे लिखनी है, तो जिससे आपको एक एज मिल जाती है। आप उसको लेम नहीं साउंड कर सकते, आपको बहुत क्लैरिटी में लिखना है। तो एनवायरमेंटल साइंस मैक्सिमम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं एनवायरमेंटल साइंस पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एनवायरमेंटल साइंस पे, अभी मार्कशीट नहीं आई है हम लोगों की, पर मार्कशीट आने पे और थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी आएगी। बट जहां तक मुझे लगा था कि मैंने बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखे थे एनवायरमेंटल साइंस में और मैं सेटिस्फाई था अपने आंसर से। तो द थिंग इज, आपको आंसर लिखने के बाद आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। तो वो चीज आपको तभी आएगी जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए
आपको डेली आंसर्स लिखने हैं, मतलब आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसको आप लिखिए और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके आंसर्स में क्या कमियां हैं। और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे SCS भी आज की डेट में आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जो आप अगर उनका आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस लेते हैं, तो आंसर राइटिंग कोर्सेज लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मेरी कमियां हैं, कहाँ मैं और इवॉल्व कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना। नाउ द कम्स सेकेंड ऑप्शनल, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में मैंने सिर्फ क्योंकि मैंने भी जैसे बताया आपको 2017 फॉरेस्ट सर्विसेज में मैंने फॉरेस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, मणिकंदन एंड प्रभु। तो मणिकंदन एंड प्रभु वो बुक सफिशिएंट, मतलब आपको और कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मणिकंदन और प्रभु की आप बुक ले लीजिए, उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक आप। और जैसा इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मैंने आपको बताया कि क्वालिटी आपको प्रोवाइड करनी है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके साथ अगर आप ड्राइंग इंकलकेट कर देते हैं अपने आंसर में, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट सर्विस 2017 से, और वही चीज मैंने यूपीपीएससी 2018 में आंसर्स में इंकलकेट की। तो वो चीज बहुत जरूरी है, ड्राइंग को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो ये सर्विसेज के एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर उनसे आपसे पूछ रहा है फॉरेस्ट में कि मेट्सगर थ्योरी क्या है, तो मेट्सगर थ्योरी आप सिंपल लिख भी सकते हैं, उसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, आप उसके फॉर्मूलेज लिख सकते हैं, बट उसके साथ अगर आप ड्राइंग भी पोर्ट्रे करते हैं कि भाई मेट्सगर थ्योरी में क्या बताया गया है, किस तरीके से आपके ट्री के ट्रंक का आप फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, क्या करते हैं, तो वो सारी चीजों को अगर आप ड्राइंग में भी एक्सप्रेस करें, दो लिमिटेशन रहेगा टाइम का, बट यही रोल प्ले करता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको हेल्प कर देगा कि आप कम समय में कितना ज्यादा और क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो इस चीज का ध्यान रखें। फॉरेस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक फॉलो करी, दैट्स मणिकंदन एंड प्रभु, और उस बुक के अलावा मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। एंड बस यही था कि मेन चीज द 3 R's आर रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। ये चीज मैं फॉलो करता चला गया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरल हिंदी के लिए मैंने सिर्फ SCS के वीडियोस देखे, SCS के ही प्लेटफॉर्म को किया, और जो लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। इवन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जो मेरे से मिस हो गया, फॉरेस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप यूपीएससी के जो अर्लियर क्वेश्चन पेपर्स हैं, नॉट ओनली यूपीपीएससी के, यूपीपीएससी एज वेल एज यूपीएससी के जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं फॉरेस्ट्री के, वो अगर आप कहीं से ले लें और उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, तो मेरे हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट। एंड जनरल हिंदी का जैसे मैं बता रहा था, SCS की वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, और कोई भी बेसिक बुक आपको खरीदनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हो, तो उनको फॉलो कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। एंड द थिंग इज, जो आप इसके ऑब्जेक्टिव पेपर्स का है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्री के लिए जो सिलेबस डिफाइंड था, जैसे पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत, जो SCS की पापा वीडियो, इन्हीं को फॉलो करते हुए सेम वही अप्रोच रखिए इसके लिए भी, अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए। देन आपका 1550 का नियर अबाउट 1400 का आपका कंप्लीट हो जाता है। देन आपको 150 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। तो इंटरव्यू में अगर देखा जाए कि अपर सबऑर्डिनेट जो एग्जामिनेशन है, उसमें इंटरव्यू का जो आपका नंबर्स हैं वो 100 मार्क्स के लिए जाते हैं, बट ACF में 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो जब मेरे नियर अबाउट 30 मिनट्स का इंटरव्यू चला था, और 30 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछे थे मुझसे, और जिसमें से कोशिश मैंने यही थी, मेरी 20 to 29 में क्वेश्चंस के सवाल के जवाब दे पाया था अच्छी तरीके से। तो बेसिक जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, 3 पैनल्स का बोर्ड था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे, मतलब आपको प्रिपेयर रहना है वैसे कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आपको पूछ लिया जाए। तो वो आपकी वहां पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं कि आप किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा जिसका कोई रिलेशन नहीं था, बट फिर भी कि आश्रम क्या है, तो क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था तो मुझे आइडिया था, तो मैंने बता दिया था कि 4 टाइप के आश्रम्स होते हैं। तो फिर उन्होंने जो तीसरा आश्रम होता है वनप्रस्थ आश्रम, उस पर सवाल पूछे, फिर वहां से वो फॉरेस्ट पे लिंक किए। फिर सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी क्या होती है। फिर वो आपका कॉन्फिडेंस को भी चेक करना चाहते हैं। जैसे कि मुझसे पूछा कि आप कभी नेशनल पार्क विजिट किए हैं, तो मैंने बोला कि हाँ सर, क्योंकि मैं बॉर्न एंड मेरी पढ़ाई अरुणाचल प्रदेश में रही थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं दियांग पट्टाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मैं काजीरंगा आसाम में विजिट किया था। तो फिर वहां से उन्होंने पूछा कि आपने उत्तर प्रदेश में कहीं विजिट किए, तो सिंपली झूठ नहीं बोलना है आपको, नहीं सर नहीं विजिट किए। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? मैंने बोला कि सर एक नेशनल पार्क है। तो उन्होंने पूछा कौन सा है, तो बोले दुधवा है। तो फिर उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को वो चेक करते हैं कि नहीं कॉर्बेट भी तो है। तो इस तरीके की चीजों को बस आपको डिफेंड करना है कि नहीं सर कॉर्बेट नहीं है, कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया है। तो बोले कि हाँ कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों की जो नॉलेज है वो ऑलरेडी वो टेस्ट कर चुके हैं 2 फेज में, प्री मेंस में, बट इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कितना एडर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि पॉपुलेशन एक्सक्लूजन इज द मेन रीजन है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, बट ऐसा नहीं है। मेरा स्टैंड
उनके स्टैंड से थोड़ा अलग जा रहा था। मेरा स्टैंड था कि भाई कंज्यूमरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इंडिया जो पर कैपिटा एमिशन रिलीज कर रहा है वो बहुत पुअर है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज के। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हम ये बोलेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही मेन रीजन है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, तो ये गलत है। आप पर वो आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहेंगे कि भाई आप कितना स्टैंड कर रहे हैं, वो आपको फोर्स भी करेंगे, तो आपको बहुत ही सटल वे में आपको उस चीज को डिफेंड करना है। उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप, बट ये है कि उनसे क्लैश मेरे हिसाब से क्लैश नहीं करना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंड करना है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपके दुधवा में मेन स्पीसीज कहाँ, क्योंकि मैंने उनको बताया था मैं काजीरंगा विजिट कर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई दुधवा में नेशनल पार्क्स में आपको पता है कि कौन कौन से मेजर एनिमल मिलते हैं। तो हमको अपने जो एरिया के बारे में अपने पता होना चाहिए। जैसे कि राइनोसरस अगर हमको असम के बाद अगर कहीं मिलता है, असम और बंगाल के बाद अगर हमको कहीं मिलता है, तो वो हमको मिलता है दुधवा में। कब इनकॉर्पोरेट किया गया, कहाँ से इनकॉर्पोरेट किया, तो मैंने बताया उनको कि भाई पवित्रो नेशनल पार्क से इनकॉर्पोरेट किया। कौन सा सन कौन सा था, तो मुझे उस चीज़ की आइडिया नहीं थी, तो मैंने उनको साफ साफ बताया कि सर मुझे आइडिया नहीं है। और फ्रैंक रहिए, बिल्कुल कि झूठ नहीं बोलना है वहाँ पे। तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे आइडिया नहीं है पवित्रो से कब लाया गया था, बट पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उनको लाया गया। फिर उन्होंने ये सब चीज़ें पूछी कि भाई यूकेलिप्टस जो होता है, यूकेलिप्टस ट्रीज को प्लांटेशन वो अच्छा है खराब है, तो ये चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई वो जो वाटर का कंजम्पशन है यूकेलिप्टस ट्री को रेस करने का वो बहुत हाई है। और बीइंग वाटर डेफिशिएंट, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, नॉट डेफिशिएंट, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होने के बावजूद इंडिया के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। और नॉट ओनली वाटर स्ट्रेस, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि और क्या दिक्कतें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एलोपैथी जो होता है कि एक प्लांट अपने दूसरे प्लांट के लिए एक तरीके से नेगेटिव रेसिप्रोकेशन करता है, तो वो एलोपैथी यूकेलिप्टस ट्रीज करती हैं। तो ये सारे सवाल मुझसे पूछे गए। तो नियर अबाउट 30 सवाल पूछे, अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मेजर स्पीसीज कौन पाई जाती हैं अपर गंगा स्ट्रेचेस में, तो आपको बताना है कि भाई घड़ियाल है, आपका डॉल्फिन है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में मेजर स्पीसीज कौन से हैं, मेजर एग्रो फॉरेस्ट्री में आप कौन से प्लांट्स को रेस करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप या तो सिंपल से बता दीजिए कि नीम ग्रो कर सकते हैं, जेराडिनियम ग्रास ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप जो है साल को ग्रो कर सकते हैं। बट द थिंग इज, आप अगर वहां पे आप साइंटिफिक नेम दे दें, जैसे कि आप एजार्थिका इंडिका बोल सकते हैं, कासिया निलोटिका बोल सकते हैं, डेलबर्गिया सिसु बोल सकते हैं, तो ये आपको एज देगा। मैंने यही चीज़ बोली, साइंटिफिक नेम्स हम इन चीज़ों को मैंने इनकॉर्पोरेट किया, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा। वो इंटरव्यू के नंबर आ जाए तो पता चलेगा, बट आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। पर इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि दे कैन आस्क एनीथिंग, दे कैन, इट्स नॉट बुकिश कि भाई वो बुक से ही आपको पता चलेगा, बट ये है कि आप जो बताते चले जाएंगे उस पर। और ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ACF एंड RFO इन दिस, कि हमारा ACF और RFO क्या रोल प्ले करता है। वही चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी। फिर मैंने उनको बताया कि सर नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो ये लोग करते हैं, दीज ऑफिसर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर द ग्रीन सोल्जर्स, तो उनको ये काम करना है नेशनल फॉरेस्ट्री। तो फिर दे हैव आस्क्ड व्हाट इज नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी, तो आपके जवाब में ही उनके सवाल छुपे हैं। तो उसी तरीके से आपको अप्रोच करते हुए चलना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जो चीज़ नहीं आती है उसको नहीं बताना है और उसको अननेसेसरी खींचना नहीं है। तो अगर मैं फाइनली बोलूँ, ये एग्जामिनेशन इन तीनों फेज़ों में जो बटा हुआ है उसमें आपको बहुत ही कीनली और अपने डेडिकेशन के साथ उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करते रहिए। एंड आई वुड रियली थैंक कि माई फैमिली, माई वाइफ, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में यहाँ तक आने में। एंड सीरियसली SCS हैज़ ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट इन दिस डायरेक्शन, कि रिवीजन में उनके जो वीडियोज़ हैं, जो जनरल हिंदी में उनके जो वीडियोज़ आए हुए हैं, जो वो टेलीग्राम में जो रोज़ जो वो अपने प्लेटफॉर्म्स में जो वो करंट अफेयर्स की चीज़ें डालते हैं, तो क्रिस्प हो जाता है कि जब आपको कहीं और नहीं भागने की जरूरत है। मतलब एक सोर्स है, आप बस उसको फॉलो कर लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए। मल्टीपल सोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक सोर्स पे रहिए, एक सोर्स पे स्टिक कीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मास्टर दिस एग्जामिनेशन। और जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और बस कोशिश यही है कि बस आगे बढ़ते रहिए और अपने पे विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू SCS फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई स्ट्रेटेजी। थैंक यू।